गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एके इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं की तरफ से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कल का सेट का था, कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मैं पूरा सेट को कंप्लीट नहीं कर सका था, सॉरी फॉर दैट। और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने देख लिया था। विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टुडे, सो कम टू द लाइव सेशन। और आप जानते ही हैं कि अपलोडेड वीडियोज भी दिया हुआ रहता है करतार कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल पे। तो इफ़ ड्यू टू एनी रीजन इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम लाइव, वॉच इट व्हेन यू हैव टाइम। सो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 11th नंबर क्वेश्चन, ये सेट है जो कल नहीं देख सके होंगे या जो नहीं ज्वाइन कर सके होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का सेट है। 25 क्वेश्चंस का है, प्रीलिम्स का सेट है। 10 क्वेश्चंस कल हमने करवा दिए थे, वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक। आज इस सेट को फिनिश करना है, फिर नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त क्या कर रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि 4 पोर्शन में इसको बांटा गया है, आइडेंटिफाई कीजिए कि किसमें ग्रामेटिकल एरर है। कह रहा है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, मतलब जब भूकंप आ रहा हो। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, आप जानते हैं। भूकंप जब हो रहा हो, जब अर्थक्वेक का सीन चल रहा हो, धरती हिल रही हो, इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल। ऐसा सलाह दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि टेबल से कवर लीजिए। तो टेबल से कवर लेने का मतलब दोस्त क्या हुआ कि टेबल का नीचे ना कवर लीजिएगा, कि टेबल का ऊपर कवर लीजिएगा। अबव मतलब होता है ऊपर, बिलो मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, और ओवर मतलब ऊपर। तो अबव का यूज तब होता है, देखो मैं चारों प्रीपोजिशंस का यूज फटाफट से अगर आप पकड़ पाओगे, अगर आप ध्यान में रख पाओगे तो बड़ा सटीक तरीका मैं बताऊंगा, सुनना। कोई भी फिक्स पॉइंट, डिफाइंड पॉइंट है, मतलब जो पूरी दुनिया के लिए, पूरा सिस्टम के लिए, पूरा सोसाइटी के लिए, पूरा सेगमेंट में ली, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिस हायरार्की की आप बात कर रहे हो, जिस सेगमेंट की बात कर रहे हो, उसके लिए कोई भी चीज अगर फिक्स्ड है कि हाँ इस चीज का यही नॉर्मल लेवल है, तो उस लेवल से ऊपर अगर जा रहा होता है तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन अबव लगाते हैं, और उस लेवल से नीचे आ रहा होता है तो हम लोग प्रीपोजिशन बिलो लगाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, जैसे नदी में पानी की ऊंचाई कितनी होगी पिलर के हिसाब से, तब नॉर्मल कहा जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा पानी नदी में जब कहा जाएगा कि बाढ़ की स्थिति आ गई है, खतरे के निशान से पानी ऊपर बह रहा है। ऐसा कहते हैं ना, बारिश के दिनों में नदियां अक्सर जब उफान पे आती है तो कहा जाता है समाचार में कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मतलब क्या हुआ, खतरा का एक निशान, एक निश्चित हाइट जो पिलर होता है उसका, वहां से एक निश्चित हाइट पे एक लाल रंग का निशान, रेड कलर का निशान मार दिया जाता है। वो इसके लिए कि ये डेंजर है, यहां तक तो चलो किसी तरह ठीक है, लेकिन यहां से ऊपर बढ़ गया तो समझो खतरा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है डेंजर जोन से ऊपर। तो आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सब के लिए कितना है, 97 या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर ये 97 98 से बढ़ गया तो क्या हो गया, फिक्स पॉइंट से ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अबव। और नीचे आ गया तो क्या कहेंगे, बिलो। मतलब जो पैरामीटर सब लोगों के लिए, किसी खास सेक्शन में हर लोग के लिए, हर चीज के लिए फिक्स है, उससे ऊपर जाएंगे तो अबव, उससे नीचे आएंगे तो बिलो। ओवर अंडर क्या होता है, तो ओवर के लिए हमेशा आप एक बात याद रखना, OVER, देखो ओवर लिखा हुआ है ना, OVER, ओवर लिखा हुआ है। मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इसके आगे एक C लगा देता हूं तो क्या बन जाता है, ये कवर। अब आप देखना दोस्त कि ओवर वहां पे लिखना होता है जहां पे जो भी आपके ऊपर में है, जो भी आपके ऊपर में है, वो अगर कवर का सेंस में आ रहा है तो ओवर का, OVER, ओवर का उल्टा होता है अंडर, है ना। और अबव का उल्टा होता है बिलो। ध्यान देना, अबव मतलब भी ऊपर होता है, ओवर मतलब भी ऊपर होता है, बिलो मतलब भी नीचे होता है, और अंडर मतलब भी नीचे होता है। लेकिन अबव अलग तरह का ऊपर हुआ, ओवर अलग तरह का ऊपर हुआ, बिलो अलग तरह का नीचे हुआ, और अंडर अलग तरह का नीचे हुआ। अलग अलग मीनिंग, अलग अलग सेंस में आता है सब, ठीक है ना।
तो अबव तो मैंने बता दिया, फिक्स पॉइंट से ऊपर तो अबव, फिक्स पॉइंट से नीचे तो बिलो। ओवर और अंडर, तो ओवर के लिए आप हमेशा ये ट्रिक याद रखो, कवर। कवर मतलब ऐसे ढक दिया जाना पूरी तरह से। तो अगर कुछ कवर कर रहा है कोई चीज, तो जो उसके नीचे होगा वो उस कवर के अंडर होगा। कोई भी जैसे छत हो, जैसे टेंट हो, जैसे ऊपर में कुछ लगा हुआ है, किसी पेड़ के टहनियों के नीचे बैठे हुए हैं, या खाट के नीचे बच्चा चला जा रहा है, हम लोग टेबल के नीचे बैठे हुए हैं, तो ऊपर से हमारे ऊपर एक कवर आ गया है। तो वो कवर के रूप में, छत के रूप में इस तरह से कुछ यूज हो रहा हो, तो उसके नीचे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अंडर। और वो जो ऊपर है दैट इज ओवर अस, है ना। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा कि कहां कवर लेना चाहिए, कवर लेना चाहिए टेबल के, तो टेबल के ऊपर की टेबल के नीचे, टेबल के नीचे लेना चाहिए। तो यहां अबव नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, UNDER, अंडर होना क्या चाहिए था, अंडर। लिखा है क्या, अबव। कौन सा गलत हो जाएगा दोस्त, देखो अबव गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में टिक मारेंगे। ये चारों प्रीपोजिशंस, आई होप यू हैव गॉट दिस करेक्टली। और रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए आप लोग ओवर वाला सी लगाने का ट्रिक याद रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है दोस्त, देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो मैं पैसिव फॉर्म ही बना देता हूं, आप ऑप्शन चूज कर लेना कौन सा सही होगा। मनु विल टेल हर लेटर, तो क्या होगा, ये हर हो गया ऑब्जेक्ट मेरे दोस्त, ये वर्ब का काम कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट है। पैसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है, तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी, है ना। अब शी के बाद वॉइस का क्या रूल है कि जो भी टेंस में एक्टिव है उसका जस्ट नेक्स्ट वाला ले लेगा पैसिव में हेल्पिंग वर्ब। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस में बी रह जाता, और वैसे भी फ्यूचर का बी रहता तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव बनता नहीं है। तो क्या है, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब विल है सिंपल फ्यूचर, तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी या शैल बी। तो क्या सी के साथ लग जाएगा विल बी, है ना। आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकियों के साथ विल लगता है, तो सी विल बी हो गया। अब हम लोग जानते हैं गुरु की V3 यूज किया जाता है, तो वर्ब क्या है यहाँ, टेल, कहना, तो V3 क्या होगा, टोल्ड, तो सी विल बी टोल्ड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, लेटर लगा हुआ है तो लेटर लगा दो और बाय मनु लिख दो। अब इस अरेंजमेंट के आगे पीछे कौन है ये बता दो। शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फटाफट से 25 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, बस पेशेंसली 20 मिनट मेरे साथ रहो। राम वाज प्रेज्ड फॉर हिज, राम की प्रशंसा की गई थी उनके, और इधर लिखा हुआ है लीडरशिप। तो किस तरह का लीडरशिप करेगा लोग जिससे उसकी प्रशंसा होगी, किस तरह का नेतृत्व करेगा जिससे उसकी प्रशंसा होगी, तो नेतृत्व अच्छा होगा, नेतृत्व भविष्य को लेकर के होगा। नेतृत्व के बारे में जितने भी डिसीजन होंगे, लीडरशिप के जितने भी डिसीजन होंगे सारे करेक्ट होंगे, लोगों के हिसाब से होंगे। तो क्या होगा, ब्रॉड मतलब होता है बड़ा, ब्रॉड मतलब होता है बड़ा, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा, ठीक है ना। और इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब क्या होता है, काल्पनिक। और विजनरी मतलब क्या होता है, आगे देखते हुए। विजन माने क्या होता है, विजन मतलब होता है कि आप अगले आने वाले समय के बारे में जो सोच रहे हैं, और विजनरी जो फ्यूचर को सोच के चलने वाला हो, जो आगे आने वाले समय को सोच करके चलने वाला हो, उसको विजनरी कहते हैं। और मैजिकल जादुई, तो जादुई नहीं होगा, इमेजिनरी और ब्रॉड नहीं होगा, कौन सा होगा, विजनरी। ऑप्शन नंबर 3 होगा कि वो जो उनका फ्यूचरिस्टिक सोच था, वो जो समय को आगे देख करके चलने का सोच था, उसके लिए उनकी प्रशंसा हुई कि हाँ लीडर ऐसा हो जो 10 साल आगे की सोच के काम करे, ना कि अभी का सोचे या पीछे का सोचे। तो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 लाते हैं, क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रीअरेंज करने के लिए पारा जम्बल्ड है, PQRS जिसको बोलते हो, यहाँ ABCD दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट पढ़ो दोस्त, देखो क्या लिखा हुआ है, कैसे बनाता हूं मैं आप ऑब्जर्व करना। लिखा हुआ है व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर यहां पे लिखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं पहले एक्स्ट्रा वाटर का चर्चा किया होगा तब ना लिखा दिस एक्स्ट्रा वाटर। कौन सा एक्स्ट्रा वाटर? जिसकी जानकारी नहीं है उससे शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? तो दिस एक्स्ट्रा वाटर, ये जो है स्टेटमेंट लिखा हुआ, ये कह रहा है कि पहले मैं कहीं और लिखा हुआ हूं तब दोबारा यहां पे आया हूं, इसलिए शुरुआत ए से नहीं होगा। दूसरा कह रहा है द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर। एडिशनल मतलब क्या होता है दोस्त? देखो एक्स्ट्रा, एडिशनल मतलब होता है ना एक्स्ट्रा, आप भी जानते हो अतिरिक्त एक्स्ट्रा। तो एडिशनल 4% ऑफ वाटर, अब ये यहाँ पे जानकारी दे दिया गया ना कि एडिशनल 4% वाटर होता है, और यही जो एक्स्ट्रा 4% है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, बी के बाद आएगा कौन? ए। अब इन दोनों से इंफॉर्मेशन से आपका काम चल रहा है क्या? कहीं कुछ हिंट मिल रहा है? बी के बाद ए कहां आएगा? तो बी के बाद देखो ए यहां आ रहा है, बी के बाद ए यहां आ रहा है, और बी के बाद ए यहां आ रहा है। लेकिन क्या है कि ये जो 4% वाटर एंड दिस एक्स्ट्रा वाटर, ये दोनों कंटिन्यूअस सेंटेंस हैं। यहां कंटिन्यूअस, बीच में गैप देख के दिया हुआ है, कंटिन्यूअस नहीं है। यहां देखो बी और ए कंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, समय बचाने के लिए DCBA को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो DCBA हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हेवियर रेनफॉल। क्या है? क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा, माने जो सबसे बड़े कारक हैं जिससे पता चलता है कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन बड़े ऑब्वियस क्लियर कारणों में से एक क्या है? बहुत भारी बारिश का होना। उसके बाद सी क्या कर रहा है? मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सॉइल्स, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। जैसे जैसे वायुमंडल, जैसे जैसे हमारा वातावरण गर्म होता है, वैसे वैसे सॉइल, प्लांट, झील और समुद्र से ज्यादा मात्रा में पानी इवेपोरेट होके, इवेपोरेट माने होता है वाष्प में बदलना, वाष्प बनना, भाप में बदल के, जिसको वाष्प बोलते हो, वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब क्या होता है? सी कह रहा है, सी के बाद बी कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर। ये जो जैसे जैसे गर्म हो रहा है वातावरण, वैसे वैसे भाप बन के ऊपर जा रहा है, और कह रहा है 4% ऑफ एडिशनल वाटर वेपर ये रख सकता है फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री ऑफ वार्मिंग। मतलब हर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जितना वाटर वेपर हमारा वातावरण अभी होल्ड कर सकता है, उससे 4% ज्यादा उसकी क्षमता बढ़ जाएगी होल्ड करने की। तो टेम्परेचर समझो कि अगर 5 डिग्री बढ़ गया तो अभी जितना वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, उससे 20% ज्यादा वाटर वेपर होगा। अब वाटर वेपर ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? पानी वातावरण में ज्यादा हो गया, वायुमंडल में, वो तो नीचे बरस के आएगा धरती पे, तो इसीलिए हैवियर रेनफॉल होता है। और यही एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस कर जाता है प्रेसिपिटेशन में। मतलब वाटर वेपर जो है जम के, कंडेंस करना मतलब जम जाना, और प्रेसिपिटेशन माने बारिश की जो बूंदें होती हैं, बूंद में हो जाता है, और उसी के चलते कारण क्या होता है? भारी बारिश होती है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, DCBA। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, DCBA। अगला देखो क्या है, अगला कह रहा है हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है दोस्त, कोई भी बताओ? हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है आदर सत्कार। हॉस्पिटलिटी मतलब होता है आदर सत्कार, मतलब किसी के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट इज योर टाइप ऑफ और सेंस ऑफ हॉस्पिटलिटी। किसी के साथ, किसी आदमी के साथ, किसी भी वस्तु विषय के साथ आपका क्या व्यवहार रहा है, तो उस आदमी के लिए आपका वो नेचर ऑफ हॉस्पिटलिटी हो जाएगा। इसका एंटोनिम कह रहा है, तो एंटोनिम मतलब कुछ भी उल्टा हो जाएगा, कुछ खराब बातें होंगी, है कि नहीं? अब देखो कॉर्डियलिटी लिखा हुआ है। कॉर्डियलिटी मतलब क्या होता है? कॉर्डियल मतलब होता है प्यारा, कॉर्डियल मतलब होता है सहृदय। तो कॉर्डियलिटी मतलब क्या हो जाएगा? एक तरफ से मान के चलो कि प्रेम हो जाएगा, अफेक्शन हो जाएगा, लव हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, है ना? तो कॉर्डियलिटी तो एक ही बात हो गई, आदर सत्कार और प्रेम तो लगभग एक ही जैसा चलेगा, उल्टा तो हुआ नहीं। और रैथफुल लिखा हुआ है दोस्त। रैथफुल मतलब क्या होता है? WRATH। रैथ मतलब क्या होता है? गुस्सा।
WRATH, रैथ माने होता है गुस्सा, तो गुस्सा से भरा हुआ है, ये हो सकता है। फिर अगला देखते हैं कोल्डनेस। कोल्डनेस मतलब क्या होता है? कोल्डनेस मतलब होता है शांति। कोल्ड माने शांत हो जाता है बिना एंग्री का, शांति मतलब जिसमें किसी तरह का हलचल नहीं हो, बिल्कुल डल हो, बिल्कुल शांत हो। और कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत। तो जो शिकायत है ये तो अलग मीनिंग ही दे दिया है इसका, तो इसका उल्टा सीधा किसी से भी मतलब नहीं है। और कोल्डनेस और कोर्डियलिटी जो है, कोल्डनेस मतलब हो गया शांति। आदर सत्कार का उल्टा क्या होगा कि पूरा आपके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत भावना से कुछ बोला या कुछ भी वैसा किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो ये प्रेम अफेक्शन होगा नहीं और ये शांत रहने वाला होगा नहीं। क्या हो जाएगा? रैथफुल, गुस्सा से भरा हुआ, बेइज्जती वाला मोड। तो रैथफुल इसका हॉस्पिटलिटी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, रैथफुल। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लाइक अ केक वॉक। देखो केक काटना कितना आसान होता है, एकदम मुलायम होता है। छोटा सा उंगली रखो, पूरा उंगली, छोटा सा चाकू रखो, पूरा चाकू अंदर चला जाता है। तो लाइक अ केक वॉक मतलब होता है बिल्कुल आसान काम, बिल्कुल आसान काम, है ना। तो बिल्कुल आसान काम का क्या हो जाएगा मीनिंग दोस्त? देखो आपके सामने लिखा हुआ है इजी टास्क, ठीक है ना। अगला 17th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढने के लिए। तो CRING, श्रिंज सही लिखा हुआ है। श्रिंज मतलब होता है श्रिंक, SHRIN के श्रिंक, या टू ड्रॉबैक, वापस ले लेना, कम कर देना, घटा देना, छोटा कर देना, छांट देना, काट देना, दैट इज श्रिंज। डिफर, डिफर मतलब क्या होता है? विन, जिसको हम लोग डिफरेंट करते हैं, मतलब सहमत नहीं होना। डिफर माने सहमत नहीं होना और या असहमत होना, दोनों एक ही बात है। और हिस्ट मतलब होता है दोस्त चोरी, और स्पेलिंग हिस्ट का होता है HEIST। हिस्ट मतलब होता है चोरी डकैती, है ना, बड़े पैमाने पे, उसको कहते हैं हिस्ट, HEIST। और फाइनरी मतलब होता है काफी अच्छा, महंगा जिसको कहते हैं वो होता है फाइनरी। तो हिस्ट HIEST लिखा हुआ ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 को टिक लगाना है। सही स्पेलिंग क्या होगा? HEIST। 17th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? In the given sentence, one word may have been incorrectly spelled. Select the correctly spelled word from the given alternatives. कह रहा है कि एक वर्ड जो है वो गलत स्पेल किया गया है, उसको ऑप्शन में से ढूंढिए कौन है सही कौन है गलत, और अगर सब कुछ सही है तो आप नो एरर लगा दो। इरेनियस देखो ऑप्शन में दिखा हुआ है दोस्त, इरेनियस मतलब होता है एररफुल, ERRORFUL, एररफुल मतलब जो गलत हो, जो उचित नहीं हो, जो सही नहीं हो, जो झूठा हो, जिसमें कुछ ना कुछ गलत हो, उसको कहते हैं एरेनियस, ठीक है ना। अब एरेनियस का यही स्पेलिंग दोस्त सही लिखा हुआ है ERRONEOUS, तो इसमें हम लोग क्या टिक लगाएंगे? नो एरर पे टिक लगा देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 18 का। अब 19th को देखते हैं क्या कहता है। 19th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्टिव फॉर्म बनाने के लिए किसका? हैज द विला बीन ऑक्युपाइड बाय देम, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट दे। अब क्या है? हैज बीन लगा है ना इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो ये एक कदम पीछे आएगा, हो जाएगा हैव। अब हैव के साथ तो V3 ऐसे भी लगता है, दे हैव ऑक्युपाइड द विला। अब क्या करना है? यहाँ पे इंटरोगेटिव बनाना हुआ है, तो हैव को यहाँ से हटा देंगे और क्या कर देंगे? यहाँ लगा देंगे, बन गया इंटरोगेटिव। तो क्या हो जाएगा? हैव दे ऑक्युपाइड द विला, हैव दे ऑक्युपाइड द विला, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आर गेस्ट्स अराइव्ड, दे आर सिटिंग इन द गार्डन।
प्रेजेंट में बता रहा है क्योंकि दे आर सिटिंग इन द गार्डन कर रहा है, तो टेंस को प्रेजेंट में रखना होगा। अब प्रेजेंट में रखना होगा और पहुंच भी चुके हैं तभी ना बैठे रहेंगे गार्डन में। तो प्रेजेंट में सोचो कि आ गए हैं, आ चुके हैं पहले से, तो उसको क्या लिखते हैं दोस्त, हैव अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21 से देखो क्लोज टेस्ट आ गया, पढ़ते हैं और समझते जाना क्या लिखा हुआ है। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये कहने का क्या मतलब हुआ कि सरकारी लोग का जो मनमानी है कि हाँ हम बहुत बड़े नौकरी वाले हैं, बहुत बड़े साहब हैं, ये मिनिमम गवर्नमेंट होगा कि बहुत ज़्यादा बाबागिरी नहीं होगा, आदमी का इंटरफेरेंस कम होगा, और मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब काम अधिकतम होगा और इंटरफेरेंस बाबागिरी कम होगा। गवर्नेंस मतलब सुचारू रूप से जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा काम वो ज़्यादा रहेगा, और गवर्नमेंट जो है आदमी का इन्वॉल्वमेंट फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम रहेगा, हर्डल्स बहुत कम रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर डिजिटल इंडिया के चलते ये होगा, तो डिजिटल इंडिया क्या हो सकता है, तो डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर्स, सबसे बड़ी चीज हो सकती है, सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, सबसे बड़ी बात हो सकता है, इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, किसमें, जिससे कि भारत सरकार का जो सपना है कि जो प्रोमिस है उसका कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होगा, वो सपना उसका पूरा हो जाएगा, वो वादा उसका पूरा हो जाएगा। किससे, डिजिटल इंडिया से। तो हो जाएगा डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फैक्टर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली इनटू गवर्नमेंट। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन को क्या चीज का जरूरत है, टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी क्या होगा, अप्लाई किया जाएगा, लगाया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो इसके लिए वर्ड देखो लिखा हुआ इम्बेडेड। इम्बेड करना मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, किसी भी कोई भी जो तैयार हो रहा होता है सिस्टम, उस सिस्टम के अंदर पूर्ण रूप से, जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल कभी हटा के देखोगे टूटा हुआ मोबाइल, तो उसका जो मेन पैटर्न होता है उसमें जो भी चीजें लगा हुआ होता है वो सबको लगा हुआ माने इम्बेडेड बोलते हैं, जुड़ा हुआ, इस तरह के कि वो उसका जान बन जाए और उसके चलते सारा चीज सही हो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। Such a transformation requires technology to be firmly embedded into government, something that the Digital India project lists as one of its foremost objectives. Embedding, ये देखो खुद ही लिखा हुआ इधर, embedding टेक्नोलॉजी माने टेक्नोलॉजी को इम्बेड करने से इनटू गवर्नमेंट। तो क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या भरना है, embedding टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, Embedding technology into government will do 3 things। गवर्नमेंट क्या चीज में, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में, कि गवर्नमेंट प्रोसेसेस में, कि गवर्नमेंट हायरार्कीज में, कि गवर्नमेंट डिटेल्स में। क्या होगा, गवर्नमेंट प्रोसेसेस में क्या लगा देंगे, टेक्नोलॉजी को, कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में क्या चीज में लगाएंगे, गवर्नमेंट प्रोसेसेस में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कह रहा है ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द, कौन सा पिरामिड ये होगा, हाइपोथेटिकल, मतलब कह रहा है कि जब टेक्नोलॉजी को इम्बेड किया जाएगा गवर्नमेंट में, तो जो ये हाइपोथेटिकल पिरामिड, पिरामिड मतलब क्या होता है, मिस्र में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है मिट्टी का और ईटा का मुर्दों को गढ़ने के लिए, या पता नहीं, पिरामिड उसको पिरामिडिकल एक स्ट्रक्चर होता है कि जो हाइपोथेटिकल पिरामिड बनाया हुआ है कि ऊपर में हम हैं, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, जो हमारा समाज का सिस्टम बना हुआ है हाइपोथेटिकल, गलत मतलब अपने मन का मनगढ़ंत कि नहीं वो सबसे नीचा है मैं सबसे ऊंचा हूं, उसमें इस काम से गवर्नमेंट में अगर हम टेक्नोलॉजी लगा देंगे, इम्बेड कर देंगे, टेक्नोलॉजिकली सारा काम करेंगे, तो जो उस सेक्शन के सबसे निचले तबके के लोग हैं, जो सबसे नीचे सेक्शन में हैं, उनको बहुत ही सहूलियत मिलेगी। फिर क्या है,
और 2014 मैकेंस्की ग्लोबल इंस्टीट्यूट, एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट नाम है इंस्टीट्यूट का मैकेंस्की ग्लोबल इंस्टीट्यूट, वो 2014 में रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट से क्या पता चला? प्रिडिक्ट्स दैट द लार्ज स्केल, ऑप्शन नंबर 5 लाते हैं, क्या कहता है कि द लार्ज स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर क्या चीज? तो टेक्नोलॉजी को अपनाना, टेक्नोलॉजी को यूज करना, टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना, तो क्या बन जाएगा इसका? एडेप्टेशन। लार्ज स्केल एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू डिजिटल इंडिया पोजिशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है ना? तो 5 नंबर में हो जाएगा एडेप्टेशन। ठीक है, तो ये था इस सेट का सारा 25 क्वेश्चंस। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द क्वेश्चंस, particularly the words and this section very clearly to you, so please ओके सूरज कुमार, आगे से तुम्हारे बात का दोस्त ध्यान रखूंगा, जो सिस्टम पे बैठे हैं उनको कमेंट देखने के लिए कहूँगा। एक्चुअली क्या होती है कि कभी कभी टाइम की थोड़ी स्कार्सिटी के चलते मैं पैरेलली तुम्हारे कमेंट्स को नहीं देख पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं जब अपलोड किया जाएगा तुम्हारा ये कमेंट वहाँ पे रहेगा तो मैं उसको जाऊँगा, अभी स्पेयर टाइम में तुम्हारा कमेंट जो भी होगा वो पढ़ के मैं रिप्लाई करूँगा, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, अगर तुम यहाँ के स्टूडेंट हो तो क्वेश्चन आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, मैं डील करूँगा। ओके, थैंक यू, खूब पढ़िए, ऑल द बेस्ट।